CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन। उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, आपकी दुआ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सर वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, मुसन्निफ भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे हैं, बड़ी बड़ी वजारतें भी आपने संभाली। तो आपको अपना कौन सा तारुफ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मुश्किल सवाल कर दिया क्योंकि वकील और सियासतदान में से ज़्यादा मैंने एंजॉय वकालत को ही किया। सियासत कोई ज़रिया शोहरत नहीं मुझे इतनी, लेकिन वकील के तौर पे मेहनत की है। मेरा कोई, जब मैंने वकालत की ऑप्शन ली फाइनल, तो मेरा कोई मामा चाचा या जज नहीं था, या मैं पहला ही शख्स अपनी फैमिली में वकालत की तरफ आया। अपना एक छोटा सा दफ्तर बनाया। आलम यह था कि यहाँ शहजादों की वकालत चलती थी। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ही, उनको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनमें भी जो मेहनत नहीं करता था वो रह जाता था। वकालत में मेहनत के अलावा और कुछ नहीं। जब आपने CSS कर लिया, CSS टॉप भी कर लिया, आपने वकालत की तरफ अगर आना था तो CSS में क्यों आपने हिस्सा लिया और फिर आपने तो टॉप भी किया और फिर वो छोड़ क्यों दिया, ज्वाइन क्यों नहीं किया? दो सवाल हर इंटरव्यू में मुझे होते हैं और मैं इन पर खप गया हूँ। एक सवाल होता है CSP क्यों छोड़ा, एक सवाल होता है कि शादी मोहब्बत की थी कि अरेंज मैरिज। तो दूसरे सवाल का मैं पहले ही आपको जवाब देता कि हमारी मर्जी से दोनों से पहली मियाँ बीवी की, उस वक्त तो मियाँ बीवी नहीं थे पर लड़के लड़की की शामिल थी, और माँ बाप ने हमें बैक कह दिया। पर वी हैड मेट एंड वी वर wanted to get married। जहाँ तक ये CSP का है, CSP का एक माहौल था। उस माहौल ये था, मैं वो कैम्ब्रिज से पढ़ के फारिग तहसील होके वापस आया तो जितने मेरे दोस्त थे और रावियंस थे बहुत ज़्यादातर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, बड़ा चोटी का नाम था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का भी, और ये भी बड़े ब्राइट लोग थे क्योंकि ब्राइटेस्ट वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज। और ये हर कोई वो बात कर रहा है एक दूसरे से। यार वो ये तो तीसरा सवाल का आया था जो 1968 का इम्तिहान था, उसमें तीसरा सवाल क्या आया था, तो वो इस पे बहस हो रहे हैं और उसको कर रहे हैं। मैं अब उस माहौल में हर किसी ने दरख्वास्त दी। मैं भी अपने दोस्तों के साथ, एक राहत काज़मी जो टीवी के स्टार हैं, एक आसिफ सज्जाद थे, वसीम सज्जाद के छोटे भाई, वो फौत हो गए एक एक्सीडेंट। इनके साथ मैं टहलने मरी गया रहे थे तीनों। उन दोनों ने एक दिन फैसला किया, उन्होंने कहा कल सुबह जल्दी उठ रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा हम जाके दरख्वास्त देनी है हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान में बैठने की। मैं सोचता रहा कि, और दरख्वास्त बड़ी इनफॉर्मल होती थी। वो अब हम वहाँ गए, इन्होंने दरख्वास्त वो फॉर्मा लेके परफॉर्मा लेके भरा, तो मैंने सोचा मैं पीछे क्यों रह जाऊँ। इसका एक पैमाना जो था ना कामयाबी का, वो था कि आप सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर आप उसके बाद करियर कैसे। क्या ऐसी नौबत आ गई कि सारा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ हो गया? इमरान खान बहुत गुनाहगार है, बहुत गुनाह किए उसने, और सबसे बड़ा गुनाह किया है जो रियासत में, हमारे जैसी रियासत में हो सकता है, कि उसके वोट बहुत है। सर आपके कैरियर में बहुत से कारहाय नुमायाँ मौजूद हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ था वो वकला तहरीक थी। आपने लीड किया उसको, आप
जुडिशरी की आज़ादी के लिए निकले थे। तो क्या आपको लगता है कि जो आप जिस सोच के लिए निकले थे, जो आपका टारगेट था, क्या वो अचीव हो पाया? हमारा जो टारगेट था, कम से कम चंद लोग, अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक, जस्टिस तारिक महमूद, हम इस बारे में इस लगन में थे कि अगर हमने अदालतें बहाल करा ली तो एक कमांडिंग हाइट रियासत की हमारे असर में होगी। और असर हम सियासी या कोई पर्सनल नहीं लेना चाहते। हाँ, मैंने उससे पहले ऐलान कर दिया था, जब चीफ जस्टिस साहब पहली बार 13 जजेस ने बहाल किए मेरी बहस पे, तो मुझे प्रेस ने कहा उसी दिन 20 जुलाई 2007। अब मैंने कहा उसी दिन कहा, उन्होंने कहा कि आपके तो बारे नारे हो गए, जो फीस मांगोगे लोगे। मैंने कहा मैं इनके सामने पेश ही नहीं होंगे। और चीफ साहब मेरे से बड़े नाराज रहे इससे कि ये क्या किया। मैंने कहा मैंने आपके सामने, मैं अगर मेरिट में भी जीता केस तो ये आपकी सीढ़ियाँ उतरते क्लाइंट से कहना है जी उसी तो उस दिन हार गया था जिस दिन इत्तेहाद वकालतनामा दे। हमारी इस किस्म के एम्बिशन थे। जो वकला तहरीक थी, उसमें उस दिन जिस दिन आप लाहौर से निकले, उस दिन का अहवाल शेयर करते हैं? हाँ, लॉन्ग मार्च लेके एक पहले की थी, ये जो जिस पे इख्तिताम हुआ उस दिन का अहवाल। मियाँ साहब ने भी हमें कहा हुआ था कि वो चलेंगे। मैं निकला हाई कोर्ट से, मियाँ साहब उस वक्त निकले मॉडल टाउन। हम आगे थे मुकला, और मियाँ साहब को आधा घंटा मुझसे या घंटा पीछे थे, आधा घंटा। पर हम चल पड़े। तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट से निकलें तो फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आती है, उसके बहुत वकील, वहाँ शाह मोहम्मद शाह और मंजूर कादिर और ज़िया अब्दुल रहमान, ये वो 3 प्रेसिडेंट्स जो रहे, उन्होंने बड़ा उठा के, और वहाँ में कुछ 200 बस और ने साथ लग गई। शाहदरे पहुँचे तो बड़ी बार है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और हम बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं मियाँ साहब को, मेरा फ़ोन पे रब्ता भी था, वो पीछे आ रहे थे। अब ये हमारा जो काफिला आगे था, सारे कंटेनर्स जो पंजाब गवर्नमेंट ने, गवर्नर साहब ने उन्होंने एमरजेंसी लगा दी थी, उन्होंने जितने कंटेनर रखे थे वो हमारे मुकला और हमारे जो साथ आवाम चल रही थी वो हटाते गए। वो मियाँ साहब को रहमत नहीं करनी पड़ी। अब हम जब मुरीद के पहुँचे तो मुरीद के में मैंने देखा मियाँ साहब इस दौरान हमारे से बहुत पीछे रह गए थे। वो वहाँ शाहदरा में रुक गए, ये एक MNA जी, उनके घर रुक गए और निकले ही ना। वजह क्या थी? कुछ थ्रेट था? इनको ये इतला हुई थी, हमें भी इतला हुई, पर इनसे हमें इतला मिली कामों की, जिससे हम 10 मील शॉर्ट थे मुरीद के से कामों की में पुलिस ने तैयारी की हुई है, बहुत शदीद हमला, शेलिंग की और बहुत पुलिस है। और लोग हमें आते थे बताते थे कि बहुत पुलिस। अब हम कुछ 2-3 घंटे इंतज़ार करते रहे। मियाँ साहब निकले ना, हमारे मुकला बड़े पुरजोश थे और साथ हमारे साथ कुछ 40-45 हज़ार बंदा, उसके बगैर हम कुछ नहीं थे मुकला, जब तक पब्लिक ने सपोर्ट नहीं की। हमने यहाँ फैसला किया कि चलो नहीं, अब मार का आगे कामों की का होना है तो चलो करते हैं मार का। अब जब पुलिस को इतला मिली कि ये मुकला बैठ रहे हैं गाड़ियों में और वो बसों में निकले हैं, जो बसें लाइन अप हो रही हैं, तैयार हैं आने को, पुलिस तो भाग गई। जब हम कामों की पहुँचे तो बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल। तो मैंने फ़ोन किया मियाँ साहब को, मियाँ साहब आ जाओ, कामों की पहुँच गए, कामों की कुछ नहीं है, हमने फतह कर लिया, आपके रास्ते कांटे चुन लिए हाँ। अब उन्होंने कहा फिर ऐसी आ रहे। अब मैंने कामों की में जितने चाय थी, जितनी अमरूद था, जितने अंडे थे, वो सब मैंने फिर गाड़ियाँ भेजी वजीराबाद तक और इधर मुरीद के से आगे तक
और मैंने वो भेज के काला शाह काकू तक और लोगों वकीलों को कहा जो भी आए वो सारा कुछ हमने खरीद लिया उधर से। जो लड़के गए उन्होंने जो मिला खरीद लिया। अब ला के दोनों को हमने बीच में खिला दिया। अब मियाँ साहब जब पहुंचे तो मैं वाकईतन एक पेट्रोल पंप में कुर्सी पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। तो मियाँ साहब अपनी गाड़ी मेरे उनको बताया गया, क्राउड था कि वो उधर बैठे हैं। मैंने सडनली देखा मियाँ साहब की गाड़ी आ गई, क्राउड हटता जा रहा। तो मैं मिला मियाँ साहब को, एकदम ही उन्होंने कहा कि तुम साढ़े नाल बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मुझे एक तो इतला थी कि तुम्हारे पे हमला होना, दूसरी इतला थी कि दूसरी ये ख़तरा था कि मेरी तो बॉम्ब प्रूफ नहीं थी गाड़ी। मियाँ साहब की मैंने पूछा बॉम्ब प्रूफ है वो हमजा ने या साद ने, रफीक ने? उन्होंने कहा बिल्कुल बॉम्ब प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ। मैंने कहा मैं बैठूंगा इसमें। ये परवेज़ रशीद सेनेटर है, अच्छा जेंटलमैन है, वो उतर गया और मैं बैठ गया उनकी जगह। अब हम चल पड़े। चलते चलते वो फ़ोन बजा जो आप मुझे पूछना चाह रहे। फ़ोन बजा मेरा। खैर उसने कहा कि मैंने कहा किस पर्पज़ के लिए आपने फ़ोन किया? उसने कहा पर्पज़ मेरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर, ये तय हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी, वो 2-3 घंटे में, उसको आप सुन लें बिफोर गेटिंग टू द क्राउड इन गुजरांवाला में बहुत क्राउड है, तो वो उससे ये मामला बिगड़ सकता है। तो आप उस वहाँ पहुँचने से पहले ये तकरीर सुन लें। मैंने डिस्कस किया बाद में मियाँ साहब से, तो सबने कहा कि ठीक है तकरीर। वो मुझे क्या, मैंने कहा जी मुझे क्या हासिल होगा तकरीर सुन? उसने कहा आपके सारे मुतालबे माने जाए। मैंने कहा ये आप किस तरह कह सकते हैं, मेरे मुतालबे क्या? आपको क्या है? कहने लगा सर आपके 2 मुतालबे हैं, अगर कोई तीसरा है तो अभी बता दें हमें, उसका हम कुछ कर दें, पर 2 मुतालबे। क्या? एक के कोई -1 नहीं होगा, ये माइनस दी चीफ जस्टिस कोई बहाल ही नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस भी बहाल होगा तो बाकी होंगे। मैंने कहा ठीक है, यह तो आपकी बात दुरुस्त है। कहने लगे, मैंने कहा दूसरा? उन्होंने कहा दूसरा आपका ये है कि कोई हल्फ लेके नहीं, नया हल्फ नहीं। इनके रास्ते में रुकावटें डाली गई हैं, इनको जाने नहीं दिया अदालत, इनको अब जाने दिया जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहने लगे कोई तीसरा है? मैंने कहा नहीं, ये कंक्लूसिव। कहने लगा फिर आप ज़रा सुन लें और कहीं भी रुक सकते हैं, कुछ टीवी वगैरह, तो वहाँ आप क़याम कर लें और इनको सुन के और फिर कोई फैसला, फिर जो फैसला भी आप करेंगे। मैंने कहा नहीं मेरा फैसला नहीं, मैं तो कंसल्ट करूँगा 3-4 हमारे जो लीडर्स हैं उनसे। कहने लगा जी हम आपको ही समझते हैं, इसमें आप ही फैसला करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर करूँगा उसके बाद ही। तो उसने मुझे खाना वाना खाने के, मैं नहीं गया। अब मियाँ साहब से मैंने कहा कि मियाँ साहब वो जगह ढूंढे कहीं। अब मुझे याद है पीपल्स पार्टी के हमारे मियाँ साहब हैरान नहीं हुए? मियाँ साहब हैरान हुए। मियाँ साहब को ये परेशानी हुई। अब उनकी अपनी असेसमेंट थी, उनकी अपनी असेसमेंट। हमारे जुलूस में करिंदा था, वो तो छलांगे लगा रहा था ना, चलता हुआ साथ। इनके ज़रा थे प्यादा ही सारे, और पैदल की स्पीड पे ही हम जा रहे थे क्योंकि इतना हजूम था साहब। पर इनको हैरत हुई, कुछ मेरा ख्याल है दुख भी हुआ, पर बहरहाल ये तो उनकी मर्जी थी। वो अब प्रेसिडेंट साहब और दीगर उनके कई साथी, मेरे भी साथी, अब वो कहते हैं कि ये गलती हमारे से हुई, हमें तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था, हमें करना चाहिए, यूसुफ रज़ा को या जरदारी साहब को, तो ये हमारे क्रेडिट में आती। बहरहाल वो उन्होंने मुझे ही फ़ोन किया और मैंने उसको ये कह दिया। अब हम जगह ढूंढने लगे तो मैंने असलम लोन साहब हमारे एक MNA थे, उनकी फैक्ट्री बड़ी सारी
रास्ते में आती थी। मैंने उनको फ़ोन किया, वो कहने लगे हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि तो जुलूस आपका गुजरना था और देख रहे हैं कितना बड़ा है, तो हम तो शहर से ही आ गए, गुजरांवाला से लाहौर आ गए, और कोई वहाँ हमारा बंदा नहीं है। फिर एक फार्म हाउस मिला खान दस्तगीर खान के दामाद का, खुर्रम दस्तगीर की बहनोई का, बाऊ आसिफ है, वो कोई 16 एकड़ में था। रात का वक्त था, अंधेरे में पता तो नहीं लगता था। उसमें हम चले गए, वो सारे बंदे, उसमें हमारे साथ कोई 70-80 कुल होंगे, 1000, वो सारे उसमें समा गए। उन्होंने टेलीविजन भी लगा दी, वो बरामदे में सामने सारे वर्कर नारे भी मारते रहे, और मियाँ साहब और मैं हमें ऊपर मंजिल में जो उनके अपना हिस्सा था, प्राइवेट हिस्सा था, उधर ले गए। वहाँ हम बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, गप्पे मारते रहे, चाय पीते रहे, खाना खाते रहे, कि इतनी देर में वो अनाउंस हो गया सुबह 5:45 बजे। तो हमें काफ़ी जागना पड़ा उसके लिए। उसमें जब वज़ीर आज़म ने कह दिया कि सब बहाल और इसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी बहाल, तो बाहर से नारे उठने शुरू हो गए, और मियाँ साहब ने कहा कि की करना है। मैं कहा जी मैं आई एम कमिटेड टू टॉक टू 3 or 4 people एंड मैं नाल दे कमरे बह के फ़ोन मिलाना तो तुसी इंतज़ार कर लो। अब मैं बैठ गया दूसरे कमरे में, 2 मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स भी थे, तीनों के टेलीफोन हम मिलाना शुरू हुए, लाइनें जैम, हर कोई हर किसी से बात कर, लाइनें जैम। वो मुझे कुछ घंटे बाद कुर्द मिला, वो मैंने क्या कुर्द क्या करना, वो कहना यार विक्ट्री हो गई, मैं तो सारे आतिशबाजियाँ करके आ गया हूँ और अब तो मैं घर जा रहा हूँ। वो मुनीर मलिक मिला उसके 15 मिनट बाद, उसने भी कहा ऐसे। अब मियाँ साहब इस दौरान बेचैन जरा होते रहे कि हम रुक गए हैं यहाँ, मैं इस बात के कब कॉल। इन 2 से तो मैंने बात की जो हमारे लीडर्स थे। अब मैंने कहा मियाँ साहब चलो फिर चलने आगे। अब हम जब नीचे उतरे तो नीचे ही बंदे कोई 500,000 सारे खाली, और उन्होंने सोचा कि ये लीडर तो हमारे यहाँ रात टिक गए हैं, तो हमने जीत ली, बाजी कथारसिस हो गया उनका। मैंने वहाँ से गुजरात फ़ोन किया, अगला जो बड़ा स्टेशन है, क्योंकि मेरा वहाँ ज़रूरी था, मैंने वहाँ और वहाँ का मैं कॉन्डक्ट कर रहा था। मैंने अपने एक दोस्त चौधरी आजम को पूछा, और मैं क्या किया, उन्होंने क्या भाई जी इतने ना आना, मैं क्यों, वो बंदे इतने निराले दी दुकान लुटी गई है, हर कुछ मिठाइयाँ वंड छंड के भंगड़े पा के लोग घर टुर गए, हूँ कोई नहीं तो इंतजार कर रहे। अच्छा, तो जेलम शेलम अगे सब फारिग हो गए, तुझी इतों अगे कोई नहीं जा सकता। खैर हमने मियाँ साहब और मैंने, मियाँ साहब कहते नहीं अभी रेलवे स्टेशन गुजरांवाले से पहुंची, गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के बाहर जलसा, वहाँ कोई बंदा ही नहीं, 15-20 आदमी नॉर्मल बैठ रहे हो। तो वहाँ से फिर हम वापस की तरफ ही आ गए। अदलिया आज़ादी की तहरीक आपने चलाना जब शुरू की, तो बीबी शहीद ने तो चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती किया था और उन्होंने कहा था कि ये मेरा चीफ जस्टिस है, जबकि जरदारी साहब ने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, इन्होंने फिर बीबी के जो कॉल है उसका पास तो ना किया। आप तो उस कॉज के साथ लगे रहे, लेकिन इन्होंने फिर बहाल क्यों ना किया जी? वो भी बादी नज़र में इतना नामुनासिब नहीं था, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब चीफ जस्टिस बन गए तो एक मशवरा सिर्फ मेरे से किया, औरों से भी किया होगा पर मेरे से। जिस दिन वो बहाल हुए 22 मार्च, जिस दिन, बल्कि यूसुफ रज़ा, हाँ नहीं, मैं
तो लाहौर था, फिर मैं लाहौर से एक दिन छोड़ के इस्लामाबाद गया, तो उसके 2-3 दिन बाद ही उनके घर में बड़ा रश लगा होता था मुबारकबाद देने वाले। तो मैं पहुंचा तो उन्होंने कुर्सी से उठे और उठते ही मुझे हाथ पकड़ा और कहने लगे ज़रा गलबात करनी है तो अलहदा। तो हम उनके ऑफिस में चले गए और उन्होंने हिदायत दे दी कि किसी को अंदर नहीं भेजना। उसमें उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करना चाहिए। अब तो वो लोग पूछते हैं क्या करोगे क्या करोगे, अब मैं के प्रोग्राम किस तरह दूँ। मैंने उनसे कहा कि ये, और उसके 3-4 मराहिल मैंने अर्ज़ किए कि ये होंगे। उस पे उन्होंने इत्तफाक तो किया लेकिन उस पे अमल नहीं किया। और वो जहाँ हम चाहते थे कि इज्तिमाई अफादियत हो उनकी बहाली की, वो ज़रा शख्सी लाइन पे चले गए। तो उस लिहाज से आसिफ जरदारी भी बादी नज़र में इतने गलत नहीं थे, क्योंकि इन्होंने देखे ना मेमो गेट किया। वो खालिसतन आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ज़ाती बुग़्ज़ की बात थी। ये हुआ कि मिशन बना लिया जरदारी को निकालने का ही। अब ये उनका मकाम नहीं था। एक ज़ाती आपकी विक्ट्री हो गई है तो आप एक ज़ाती मेमो गेट, उन्होंने एक इनफॉर्मल जगह हम बैठे हुए थे तो मैंने उनको कहा कि वो किसी ने उनको बताया कि मेमो के कल वो पिटीशन लग गई है जिसमें आपने कमीशन बनाना। मैंने मेरे सामने पूछा कि एक जज साहब ने उनसे, तो कहने लगे हाँ वो कल का हो जाएगा। मैंने कहा जी कल केड़ी कमीशन बनानी जे? कहने लगे वो बन जाएगी वो नवाज शरीफ का केस जड़ा। मैंने कहा नवाज शरीफ के केस को आप इतना हाई प्रोफाइल पे किस तरह ले जा सकेंगे? वो तो एक केस है, वो पहले दिन ही आप कमीशन बना देंगे। कहने लगा प्रोफाइल उसकी बहुत हाई हो जाएगी केस की। मैंने कहा क्यों? नवाज शरीफ खुद आके पेश होगा। प्लान था सारा। ये पहले ही उन्होंने बताया मुझे। मैं तो दंग रह गया। मैंने उनके से बात भी बाद में की। मेरा ख्याल था ये यूं ही कर रहे हैं। दूसरे दिन वो ही हुआ, 15 मिनट में कमीशन बना दिया। तो कमीशन जो बनाने का काम असल में हुकूमत का इख्तियार है, बनाए या ना बनाए। तो चीफ जस्टिस ने एक नई नज़ीर बना ली। एतजाज़ अहसन से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। कभी अफसोस हुआ कि मैंने इन लोगों की आज़ादी के लिए मैंने ये तहरीक चलाई? मेरे मकासद क्या थे हमारे वकला के, और निकला क्या? नहीं, अफसोस कभी तो होता ही है। ख़ासकर ये जो जज साहबान जिनको हमें हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो जो फैज़ ने कहा है ना, अपने बस का नहीं बारे संगे सितम, बारे संगे सितम बारे को सारे गम, जिसको छू कर सभी एक तरफ हो गए, बात की बात में दी शरफ हो गए। वो जजेस थे जिन्होंने हल्फ ले लिया और बहाल हो गए। वो बात की बात में बारे संगे सितम तो उठाया नहीं गया, हाथ लगा के उसको, और मोतबर बन गए। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने तो बड़ी कुर्बानी भी दी। 2 साल जो स्ट्रगल में हमारे साथ रहा, और मुझे इसलिए उसका किसी किस्म का अफसोस नहीं है, किसी किस्म के कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो कर रहा था फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। कोई और भी चीफ जस्टिस होता, कोई और होता। तो सर उस वक्त क्या आपको इस बात का अंदाज़ा था कि इधर आप केस लड़ रहे हैं और बैक एंड पर उनकी कोई डील चल रही है, इनकी नवाज शरीफ साहब की और मुशर्रफ साहब? नहीं, वो भी बड़ा एक वाक़या है।
कि मुझे उन्होंने कहा, मियाँ साहब का पैगाम दिया नवाज़ का, कि वो कहते हैं जी बस लड़ने मरने के लिए अब मैं तैयार हूँ, यहीं मरना है, और इरशाद साहब से जाके कहें मेरा पैगाम दें कि हमें अब इसको जंग को अदालत में भी तेज़ करें और दरख्वास्तें दें ऐसी कि जिससे ये जल्द हो केस, ताख़ीर ना हो इसमें, जो फैसला करना चाहेंगे कर लें, मैं अब हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जब वो चली गई तो मैंने बुला लिया अपने सारे एसोसिएट्स को, किसी के ज़िम्मे एक जानिब के लॉ को पीछे जाए, किसी को क्रिमिनल प्रोसीजर के पे लगा दिया, किसी को ज़ाब्ता दीवानी पे लगा दिया, ड्यूटीज़ बांट दी, ये कर ली, और तैयारी में हम और तेज़ हो गए। अब हुआ ये मेरा ख्याल है, जो मेरा क़यास है, कि बड़े मियाँ साहब ने ये सोचा होगा कि जा तो हम रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक 34 आदमी इनके साथ गए हैं, मुलाजमीन भी और मददगार ख़वातीन भी, जो मेड्स जिनको कहते हैं, मैं मेड नहीं कहता, मददगार ख़वातीन भी, हेल्प्स वो भी गई, और ड्राइवर भी 2 गए, 2 कुक्स भी गए, उन सब के वीज़े पासपोर्ट लगे ही होंगे। तो वो 2 दिन में तो नहीं, 7 और 10 के दरमियान तो नहीं लग सकते थे। कोई शराइत तय हुई होंगी, वो सब कुछ पहले हो चुका था, वो तो सब कुछ पहले हो चुका था, वो हो चुका था, और इधर से आपको कह रहे हैं कि आप रेस पे पाँव दे दें, आप रेस पे पाँव दे दें। बहुत अच्छा कहा। तो मैंने रेस पे पाँव दे दिया। अब मुझे 9 तारीख शाम फ़ोन आने शुरू हो गए। फ़ोन क्या थे, साफ़ियों के। वो आपको पता है मियाँ साहब आज रात या सुबह सवेरे निकल रहे हैं, जा रहे हैं सऊदी अरब। मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। वो कहें जी जा रहे हैं तो ऐसा तो हम नहीं पता। मैं कहा मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने को 10-12 अखबारों को कहा होगा मुमकिन ही नहीं है। अब अगले दिन तस्वीर लगी, एक वो कुलसूम बीबी और मियाँ साहब सीढ़ियाँ चढ़ के जहाज़ पे जा रहे हैं, और पीछे सऊदिया का वो निशान है उसकी टेल पे, और नीचे लिखा है कि मोहतरमा कुलसूम बेगम और मोहतरम नवाज शरीफ साहब सऊदिया के बादशाह के शाह के जहाज़ पे सवार हो रहे हैं, जब जिसके बाद वो रवाना हो गए। नीचे लिखा हुआ है ये मुमकिन ही नहीं, एतजाज़ ऐसा सुर्खी। तो मियाँ साहब बड़े ज़ीरक थे। उन्होंने सोचा होगा कि ये अगर साफ़ियों ने एतजाज़ एहसन से पूछ लिया और उसने ये नरम सा जुमला कह दिया कि मेरे इल्म में नहीं है, तो वो तो हमें शायद नतीजा ये निकालें कि अगर वकील कह रहा है मेरे इल्म में नहीं है, फिर तो ये ज़रूर जा रहे होंगे। तो उस पर उन्होंने ये किया कि मेरे पास आई मोहतरमा और ये कह के गई, और मुझे एक तरफ लगा दिया, और मैं अखबार में छपा हुआ आप देखें, एतजाज़ एहसन ये मुमकिन ही नहीं है, वकील नवाज शरीफ एतजाज़ एहसन। आपका सर कहना है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि खान साहब पर जितने भी केसेस बने हैं ये झूठे हैं, और मैं इनको गलत साबित कर सकता हूँ, तो फिर आप ये केसेस क्यों नहीं लेते, या वो आपको क्यों नहीं अपने वकील के तौर पे लेते? जब नवाज शरीफ साहब ने भी आपको लिया, जब इफ्तिखार चौधरी ने भी आपको लिया, हर किसी को जब मुश्किल पड़ती है तो वो एतजाज़ एहसन साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पीटीआई ने क्यों नहीं खटखटाया जी? नहीं, पीटीआई ने बिल्कुल खटखटाया, बल्कि इमरान की तो बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं पीटीआई में जाऊं। केसेस करने का अब मेरी 80 साल उम्र है, और मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ये हिदायत की हुई है कि एक्साइटमेंट आपने नहीं लेनी। अभी आपके प्रोग्राम में भी आपने नोटिस किया होगा, आपके नाज़रीन ने भी किया होगा यकीनन, कि मेरा इस दौरानिए जो दवाई है उसका असर कम होता गया।
तो वो मुझे बड़ी सख्ती से मना किया, वरना मैं इस बेहतर सूरत होती तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ। एक एक जुमले में उसकी बेगुनाही आप देख लें। साइफ़र को मैं कहता हूँ सिफर है। साइफ़र को पहले दिन से मैंने देखा, मैंने कहा ये सिफर है। क्यों सिफर है? साइफ़र को हर केस को आप देखें एक बुनियादी हकीकत के नज़र में, एक बुनियादी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। साइफ़र सिफर है। दूसरा केस उस पर जो चलाया इद्दत वाला, और जिनमें सज़ा दी उसकी इलेक्शन से 8 फरवरी से 2-4 दिन पहले, वो तो शर्म आनी चाहिए उसको जिसने वो केस बताया, शर्म आनी चाहिए। और ये ख़ातून जो कह दे वो फाइनल है, इस्लाम में पर्दा डालते हैं। और फिर इस किस्म की मिस्टेक तो ये अच्छा, तीसरा तोशा खाना, वो जो घड़ी वाला था, वो घड़ी आपने किससे उसकी कौन गवाही दे रहा था जिसने उस घड़ी की मालियत की गवाही दी और वो घड़ी के जेन्युइन होने की, वो दे रहा था एक ऐसा शख्स जो कोई ना सुनियारा है, ना उसने सुनियारे का कभी काम किया है, कोई बिल्कुल गैर मुतल्लिक शख्स जिसका ताल्लुक़ कभी उसने ना घड़ी वो देखी है ना कुछ, उसकी फ़ोटोकॉपी देखी है, और उस पर वो बुनियाद पे वो कह रहा है। वो तो केस वैसे ही गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट डालनी चाहिए थी। फिर ये अलकादर ट्रस्ट का आया, इसमें ये बेगुनाह है इमरान भी ये कहना कि 190 मिलियन पाउंड ये बरतानिया का कोई भी इदारा ये 200, 250 या 300 मिलियन डॉलर बनता है, तो ये पाउंड में 190 है, ये 250-300 मिलियन डॉलर ये इजाज़त दे दे कोई भी फाइनेंस की एजेंसी, जिस तरह इंटरनेशनल क्राइम्स एजेंसी है, उसने ये अपनी हदूद से ही बाहर, अपने रियासती हदूद से ही बाहर ये पैसा जाने दे, ये मुमकिन ही नहीं है जब तक वो इसको जायज़ ना समझे। वो जब्त करे वहीं और वहीं रखे, किसी के पास ना जाने दे, वो अपनी हदूद से बाहर। और फिर वो चेक ऐसा मिले जो इसको अकाउंट में डाल सके, कोई किसी भी अकाउंट में, पर वो किसी और अकाउंट में जो वो इत्तफाक है कि वो जो एजेंसी है बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी, वो समझते NCA सॉरी, वो समझती हो कि ये गलत तरफ चला गया है, वो इसकी इजाज़त दे दे कि वो ऐसा चेक देगी कि जो जिस अकाउंट में चाहे ये डाल ले। अकाउंट में तो चला गया ना, अकाउंट में एक्सेप्ट भी हो गया। वहाँ बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने के अफसरान को ये नहीं पता कि ये अगर वो 200 मिलियन का 250 मिलियन डॉलर का चेक कोई आ रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक को भी पता लगता है। वो किसी एक ब्रांच के मैनेजर ने नहीं दे के रख लेना, इतनी पैसा मूव हो रहा हो। और इसकी और भी बहुत दलाइल हैं, मैं इस वक्त मुख्तसर करता हूँ, पर एक मैं कहता हूँ ना, मोटी बात मोटी बात, जिस तरह फॉर इंस्टेंस एक मिसाल देता हूँ, मोटी बैकग्राउंड देखें कि ये कभी हो सकता है। अब इसी तरह जिस तरह बल्ले का निशान का केस, बल्ले का निशान ले लिया, ये ना सुप्रीम कोर्ट ने समझी, ना इलेक्शन कमीशन समझी, समझना चाहते नहीं थे। ये नहीं समझे कि ये निशान पार्टी का नहीं होता। कहते हैं तलवार निशान है या तीर निशान है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी का नहीं होता। वो निशान होता है उस वोटर का जिसको अपने कैंडिडेट में पहचानने में ये सहूलतकारी करता है निशान। मैं पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक खातून आती है 65-70 साल की, वो आके कहती है, और होता रहा है मेरे से कई दफ़ा, कई हज़ारों मरतबा, वो आके कहती है, पुत्र मैं वोट पाना जाना है अंदर, तो 40 नावां विचों मैं ना किस तरह लभांगी। बिलावल ने मैं बीबी शहीद दे पुत्र नूं पाना है वोट, मैं कर्ज लाना है,
तो वो उसको आप कहते हैं बीबी तू ना 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 तो ऐ देख ऐ निशान होएगा ऐ तीर उसते होएगा ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੜੀ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ शुक्र भी करती है मैं अपनी बीवी के पुत्र ਨੂੰ वोट पाने चली। ये निशान उन 75% लोगों का है, वोटरों का है। हर एक को आप नोटिस दें, हर एक को नोटिस दें। लीगल मेथड अंडर दी इलेक्शन एक्ट इज़ ये कि अगर उसको आपने वोट से की सलाहियत से महरूम करना है, वोटर लिस्ट से निकालना है, तो उसको आप नोटिस देंगे, उसको आप हियरिंग देंगे, उसको आप चार्जशीट देंगे कि आपने ये किया है कि आपको अब नहीं वोटर रख सकते, आपका ये निकल आया इंडियन पासपोर्ट, तो अब आप वोटर नहीं रह सकते पाकिस्तान। तो ये इसी तरह जो ब्रॉड चीज़ देखने वाली है एक लोग, नेशनल क्राइम एजेंसी ऐसा चेक दे देती है हुकूमत के हाथ में, जो इधर चाहे वो डाल दें। ये क्या बेवकूफ़ों की बातें हैं। ये इस तरह के केस इन्होंने बनाए हुए हैं। और फिर इमरान खान की ये उसकी जो क्लियरली उसकी शोहरत है वो है कि उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, उसने कार हाय खैर किए हैं, और कार हाय खैर में अब तीसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है जैसा पाकिस्तान में या बड़े सगीर में नहीं है। और उसने उसने अगर पैसा खाना हो तो वो उसमें ना लालच हो उसको, तो इन अस्पतालों में ना होना है। अस्पताल के इंतज़ाम में वो हिस्सा नहीं लेता, अस्पताल के इंतज़ाम में हिस्सा नहीं लेता। वहाँ यहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वो चलाता है, और वो कोई ऑर्डर नहीं लेता इमरान से, ना इमरान ऑर्डर देता है। ये इस तरह के काम किसने किए हैं? और उसको आप लगा दें कि उसने अलकादिर ट्रस्ट में इतनी ज़मीन ले ली है, और उसके एवज़ उसने उसको 190 मिलियन डॉलर्स का अतिया कर दिया। वो 190 मिलियन डॉलर ऐसे चेक नेशनल क्राइम एजेंसी ने जारी क्यों करना था, जिसको जिधर चाहे जमा करा दे। तो ये जो इतने बड़े बड़े कानूनदान हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, राजा सलमान अकरम है, सलमान सफदर अवान है, और बल्कि हामिद ख़ान है, बैरिस्टर गौहर हैं, अब ये इतने बड़े बड़े वकील, तो फिर ये क्या उनका केस सही तरह नहीं लड़ रहे? क्या वजह है कि खान साहब को वहाँ पे उनके केस ख़त्म क्यों नहीं करवा पा रहे? उसकी से एक बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल। जिसने निशान सोचा ही नहीं कि निशान की बात नहीं है, पार्टी का निशान ही नहीं होता। निशान जिसका होता है उसको बुलाओ, उसको पूछो। वो आप 3 करोड़ लोगों को बुलाओ ना, 75% जो वोट जिन्होंने दिया हुआ है उनको बुलाओ, उनसे एक एक से पूछो। ये जजेस जो हैं, इन जजेस का तो कोई मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। सर ये जो 9 मई के केसेस में जो फैसले आए हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा, महमूदुर रशीद, तो ये इन फैसलों को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये हाई कोर्ट में कायम रह पाएंगे फैसले अपील में? ये तो तहसीलदार की अदालत में भी अगर उसको मजाज कर दिया जाए तो नहीं चल सकते। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो ऐसे फैसले हैं जिनके कोई रिकॉर्ड का हमें पता ही नहीं है, जिनमें अब यास्मीन राशिद की तो वीडियो चलती रही है और किसी ने उसको डिनाई नहीं किया कि वो रोक रही है लोगों को अंदर जाने, रोक रही है। वो लाउड स्पीकर पे लगी हुई है कि नहीं जाना अंदर, हमने नहीं जाना, बाहर आओ, वापस आओ, वापस आओ। अब उसको 10 साल सज़ा कर दी है। उसका गुनाह ये है कि उसने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1,21,000 वोट लिए थे और मियाँ नवाज शरीफ ने 13,000 लिए। अब ये उसका गुनाह था। ये जो बैरिस्टर गौहर ख़ान है, क्या ये आपने रिकमेंड किए थे खान साहब को, जिनको वो फिर बतौर चेयरमैन उन्होंने नामजद किया? गौहर ख़ान बिल्कुल, मेरे साथ गौहर ख़ान ने 20 साल तकरीबन, शायद 22 साल काम किया है। और मेरे जो सीनियर पार्टनर थे इस्लामाबाद के दफ्तर में, वो गौहर ही थे। और मेरे बड़े करीब भी, इन्होंने लॉयर्स मूवमेंट में भी बड़े करीब रहे साथ साथ। आप देखते होंगे कि अगर आप अब नोटिस करेंगे, क्योंकि अब वो मारूफ हो गए, तो जो लॉन्ग मार्च की या लॉयर्स मूवमेंट की जितनी तस्वीरें चीफ जस्टिस की छपी होंगी, उनके साथ गौहर ख़ान का भी, क्योंकि इनको हमने
उनकी तकारीर के लिखने और इस पे लगाया हुआ था। बड़ी सेंसिटिव ड्यूटी दी हुई थी और बहुत अच्छी तरह उन्होंने निभाई। और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद इस नौजवान जितना कानून कोई जानता ना हो। अब कानून को अदा कर लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना, वो भी एक फ़न है, अलहदा फ़न है। मेरा उतना बिल्कुल इल्म नहीं है कानून का जितना गौर खान का है, पर शायद मैं उसको, अब खैर मैं उसकी सीनियरिटी का नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ तो ज़रा ज़्यादा लिहाज कर देती हैं अदालतें, उसके लेवल पे ज़रा लिहाज नहीं करती। पर वो he knows more law than I think any lawyer in Pakistan. But उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और क्या है, वो जो आर्ट है उसमें इतनी सलाहियत नहीं है। बट he is a very honest person, ये मैं बताऊँ, इंतहाई ऑनेस्ट। वो तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है, बहुत असासा है। और इमरान, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, बराह रास्त बात भी नहीं हुई, पर मुझे मालूम है कि वो जब भी आता है ना, गौर को निकाल देंगे। वो इमरान ही उसको रखे हुए है और वो ईमानदार है, इंतहाई दयानतदार, कमिटेड टू इमरान खान। पीटीआई ने जो 5 अगस्त के लिए तहरीक की कॉल दी हुई है, ये आपको तहरीक कहाँ पहुँचती हुई नज़र आती है? क्या ये नतीजा खेज साबित हो सकती है? नतीजा तो इसमें बहुत निकल सकता है। अगर पीटीआई वाले अपने घरों से बाहर ही निकलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनकी भी ब्रूटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है और इस हुकूमत ने तो ख़ास उन पे ही आंख रखी है। और कहीं नजर हिलता हुआ नज़र आ जाए सब्ज़ और लाल झंडा, तो वो उसको वो बड़ा मातूब होता है। तो ये अब पता लगेगा, जल्दी पता लग जाएगा, पर इस पर डिपेंड करता है। पीटीआई ने अपना जज्बा दिखाना है, वरना बात उनकी भी काफ़ी पीछे चली जाएगी। सुलेमान और कासिम से जो उम्मीदें वाबस्ता थीं कि वो पाकिस्तान आएंगे, तहरीक को लीड करेंगे, तो वो क्या वजह बनी? क्यों नहीं, वो तो लोग, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसलिए ये इम्प्रेशन देना चाहती है कि वो तहरीक को लीड करने आ रहे हैं ताकि वीज़ा का इनकार का जवाब बन सके। वो खुद कह रहे हैं हम ना तहरीक नहीं लीड, हम कोई सियासत नहीं है हमारी, हम अपने बाप को देखना चाहते हैं कि वो सेहत में है, उसकी सेहत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, हम देखना चाहते हैं। अब अगर मैं साथ कह दूं कि जी ये आना चाहते हैं, असल में तहरीक में भरी चलेगी हमारी तहरीक, बस आप देखें वो आ गया, सुलेमान आ गया, सलमान, और वो कासिम आ गया, तो देखो, तो मैं तो पीटीआई की और इन बच्चों की भी मुखालफत करने का तरीका ये ढूंढा है और गवर्नमेंट को जवाब देना है, ये कह के कि ये सियासत करने आ रहे थे, दे आर नॉट इवन नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। हालांकि वालिद के थ्रू नेशनलिटी पाकिस्तानी भी होगी उनकी। अली अमीन गंडापुर साहब की तर्ज सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? वो उनका एक कनेक्शन है लोगों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के, और वहाँ एक बंदा इसी किस्म का चाहिए होता है जो माचो। वहाँ इसीलिए लोग कहते हैं कि गौर खान ज़रा कमज़ोर है क्योंकि वो जुस्से में ज़रा कम है उनसे। मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस को आप किस नज़र से देखते हैं कारकर्दगी में, अगर हम मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर को कंपेयर करें केपी और पंजाब में? ये कंपेरिजन इस तरह है जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं, यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, एक सेब है एक माल्टा है जी। तो यहाँ भी एक सेब है एक माल्टा है, और जो अली अमीन गंडापुर है उसके लिए सारे हालात नामसाइद हैं। वो पीटीआई की तरफ से जो कि मातूब जमात है वो चीफ मिनिस्टर है, और मरियम बीबी को जितनी सहूलतें मिल सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा है, जितनी उसको शोहरत और उसकी एक्सपोजर होता है टू द पब्लिक। बाज़ लोग इनको, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कंपेयर करते हैं।
वो कहते हैं कि ये उनकी तरह के लीडर हैं, तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बीबी शहीद तो ये मैं इनके मुकाबला आपस में नहीं कर रहा हूँ, और बीबी को दे, और बीबी को आप देखें तो बेसिकली कमज़ोर सी, जिस्मानी तौर पे वो नई सी लगती थी, पर उसका दिल और जिगर जो था ना, वो इतना इतना सारा उस इतनी मैंने उसको बीबी को देखा है। आप देखें, ये सामने आप माल रोड पे जा रहे हो जुलूस लेके, और सामने आपके सारी एक तरफ से दूसरे एंड तक ये पुलिस वाले खड़े हों और डंडों से अपने वो शील्ड्स पे मार के, और ठा 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 ठा, और आपने उसके बीच में से गुजरना है। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये उस वक्त होता है, उस वक्त लाठियां चलती हैं, उस वक्त टीयर गैस, उस वक्त आपको को पता नहीं हो रहा होता कि किधर से कौन मारेगा। जैसा मेरे साथ हुआ अप्रैल 1998 में, पर वो एक और बात है, कभी करेंगे। अब हम तो ईंटें खाई हैं, डंडे खाए हैं, लाठियां सरों पे टूटी हैं। ये बेनज़ीर ही थी जिसका इतना दिल जिगर। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जितनी दलेर मर्द और खातून मैंने नहीं देखी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, क्या अपनी मरहूमा वालदा का विजन सही तौर पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, अच्छा, बिलावल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। मैं समझता हूँ ये जो गोवा में जब गए, जयशंकर को इसने कोने में पेस्ट कर दिया था। जयशंकर जो इतना उनका, इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वहाँ गोवा में, वो सारे मतलब हॉस्टाइल साफी जी। अभी जब इसने ये यूएन की यात्रा की है, हाँ। वो इंडियन अखबारों में जाके देखें, वो शशि थरूर जो कि एक सिफारतकार रहा है और कुछ 40 साल से वो है यूएन का, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहा है, उसके वो जितनी देर तो वो हम सिर्फ शशि थरूर को देखते रहे, सुनते रहे, तो बड़ा कॉम्पिटेंट लगता। बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो करण थापर के साथ, और जो उसने ये कहा है, ये उंगली यूं कैमरे की तरफ करके कि मैं आखिरी जब करण थापर बिल्कुल घबरा के और बुखला के बोलते जा रहे, इसने ये जो कहा ना कि मैं अपनी जनरेशन, मेरी जनरेशन जो इनसे बात कर रहा हूँ भारत की, और मैं आप और हमने अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सियासत नहीं करनी, हमने नहीं लड़ना, हमने प्यार मोहब्बत पैदा करना, ये हमारी वो तो बड़ा ग्रिपिंग था कि उसने एक नीच बनाई कि लड़ने मरने को तैयार थे हमारे बुजुर्ग और माँ बाप, हम एक नई दुनिया बनाए। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आजकल कौन सी पार्टी में हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और बिल्कुल खुल के उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ भी करते हैं। वो लॉयर्स मूवमेंट में भी तो किया था। जितना बड़ा ज़र्फ जरदारी साहब में है कि आप खुल के इख्तलाफ राय करते हैं, बाज़ औक़ात रज़ा रब्बानी साहब भी करते हैं और रहनुमा भी पीपल पार्टी के इख्तलाफ राय करते हैं, तो जितनी बर्दाश्त जरदारी साहब में है, बाकी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनमें भी इतनी बर्दाश्त और ज़र्फ है? नहीं, ये मैंने इतना ज़र्फ जो है, ज़र्फ मैंने जरदारी के अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा है। लोगों को लोग बीबी में ताकत रहे, बीबी ने बड़े बड़ों को बख्शा है। मैं मौजूदा लॉट में अगर हम देखें, और अच्छा, मौजूदा लॉट में एक घराना तो बड़ा कीना परवर है, और
वो सारे ही ऐसे नहीं, जरदारी में ज़्यादा ज़र्फ है। पंजाब में पीपल्स पार्टी सुकड़ने की वजह क्या बनी? बड़ा अरूज होता था पीपल्स पार्टी का पंजाब में एक दौर। ये तो बहस मैं अपने सिंधी साथियों से भी बड़ा करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ आप लोग सिंध की बेसिक की आदत, जो हाईएस्ट की आदत तो सिंध के पास, सिंधियों के पास आसिफ जरदारी हो गए, पहले बीबी शहीद थी, फिर जितने MNA वगैरह सिंध से हैं, अमीन फ़हीम साहब थे, ये सारे। मैं इनको कहता हूँ कि आपको एक चीज़ पता है कि सिंध हमें मिलना ही मिलना है। सिंध क्यों मिलना है? क्योंकि 75% आबादी सिंधी है और 25% दूसरे हैं, जिनमें महाजरों की और पीपल्स पार्टी की आपस में लगती रही है। और ये भी आसिफ जरदारी के ज़रिए के तहत कैद में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के को सांस लेने देने के रवादार हो गए। अब मैं कहता हूँ आपको होता है हमें सिंध तो मिल जाना है, 75% हमारी सीटें हैं, और सिंध मिल गया तो सारा DP और DCO हमारे तहत आ गया, चीफ सेक्रेटरी भी हमारे मातहत होता, और कराची का शहर भी। तो बाकी पाकिस्तान के लिए हम क्यों सोचें, वो पंजाब के लिए हम, वो कह रहे हैं नहीं आप पंजाबी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम, मैं कहता हूँ पंजाबियों का कसूर नहीं है, ये आप सिंधी बस मुतमईन हो जाते हैं, स्मग, ऐसे अंग्रेज़ी में कहते हैं स्मग। तो हमारा इसलिए एफर्ट रहा। अब इधर शरीफ ने भी बड़ा इतना गेन नहीं किया जितना उनका इमेज बना हुआ है। अब इस वक्त वो सारे फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं, और किसको नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ की जो फॉर्म 45 है, वो फॉर्म 45 इसने फॉर्म 45 को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और फॉर्म 45 वो है जिससे फॉर्म 47 निकलती। फॉर्म 47 हतमी नतीजा, पर फॉर्म 45 ये है कि जिसके एक तरफ एक इस लाइन में आपने कैंडिडेट्स के नाम दे दिए 18 जी, और इस लाइन में आपने पोलिंग स्टेशन दे दिए। अब हर पोलिंग स्टेशन 135 में रफ़ीक मोहम्मद को कितने मिले, वो आप यूं जाएंगे और रफ़ीक मोहम्मद की लाइन में जाएंगे, तो आपको हर पोलिंग स्टेशन पे हर कैंडिडेट का वो नतीजा। अब उसको जब टोटल करेंगे आप तो फॉर्म 47 जी ठीक हो गया। अब मेरे से कोई पूछता भी तुम किस मैंने बने, मेरे पास नतीजा ही है, देखें। वो नहीं, ये नतीजा तो है, इसके वोट शोट वो किधर है? वो है ही नहीं। क्या इसकी वजह पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में हाथ मिलाना वजह तो नहीं बनी? यहाँ से जो जियाले ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं पंजाब नहीं, से। जियाले मायूस तो बहुत है नून लीग के साथ रवाबित कायम करने पे। सबसे महंगा मुकदमा आपने कौन सा लड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा फीस ली हो? फीस जिसमें सबसे ज़्यादा ली, फीस मैंने अल्लाह के फजल से बड़ी ली है, और बड़ी ज़्यादा भी ली है, पर उनमें से भी जो कोई दिलचस्प भी हो, मैं पार्टी नेम नहीं बता सकता, तो इसलिए इस सवाल को जाने दें। फीस ली कितनी जी सबसे ज़्यादा? मैं आपको ये बता दूं कि मैं फीस तो जो लेता रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस में जाके देख सकते हैं, खुला रिकॉर्ड है, प्रैक्टिस में 50% से ज़्यादा प्रो बोनो पब्लिको केसेस, बाकियों में मैं फीस लेता था और उसकी भी कसर निकालता था जो गरीब को छूट दी। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि मेरे अब तो और अर्जा हो गई है जी, कीमत सिक्के की जी रुपए की, पर मैंने जब भले वक्त थे और उसका अभी तक रिसेंटली तक 2-3 सालों तक 7-8 करोड़ टैक्स दिया इंडिविजुअल के। मेरे एसोसिएट ने, उनका भी रिजाद एसोसिएट्स का डालो तो वो इससे भी कुछ 14-15 करोड़
उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी ज़्यादा होगी इसका अंदाज़ा हमारे व्यूअर खुद कर लें। आपने सर शायरी भी की और आपने कुछ अशार तो सुनाता हूँ आपको। लेगा और क्या जालिम इम्तिहान शीशे का, लेगा और क्या जालिम इम्तिहान शीशे का, उंगलियां हैं हीरे की और निशान शीशे का, उंगलियां हैं हीरे की और निशान शीशे का, और 400 दरिंदे हैं इस फना के जंगल में। ये दरिंदे लगते थे मुझे। फेडरल सेक्रेटरी जा रहा है जी, ये 400 दरिंदे हैं इस फना के जंगल में, रेत के दरख्तों पर है मचान शीशे का, और पत्थरों से डरता हूँ, आंधियों से डरता हूँ, जब से है बना डाला एक मकान शीशे का, और पत्थरों की बारिश है बेकरां समुंदर में मुख्तसर जजीरा है, बेकरां समुंदर में मुख्तसर जजीरा है, कश्तियां हैं पत्थर की बादबान शीशे का, और एतदाद ये बस्ती साए को तरसती है, एतदाद ये बस्ती साए को तरसती है, सब छतें हैं शीशे की, साइबान शीशे का, सब छतें हैं शीशे की, सब साइबान। कमाल, वाह वाह, कभी कभी सर कमाल। और माशाल्लाह आपकी याददाश्त कितनी अच्छी, आपको तारीखें तक याद होती हैं, आपको टाइम, तारीख, दिन और एक एक वाक़या माशाल्लाह उस तरीके से आपने इतना आपने अपने आप को फिट कैसे रखा हुआ है जी? गम ना लाओ जी, अपना गम ना लाओ। आपकी तरबियत में किसका ज़्यादा आता, वालिद साहब का या वालदा का? दोनों का। अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? दोनों दोनों। वालिद, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा बहुत ही दर्दमंद दिल रखती थी। उन्होंने 1947 में ये ऐलान किया कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता मैं ना रेशम पहनूंगी ना जेवर पहनूंगी। एंड शी वाज अ यंग वुमन एट दैट टाइम। यंग वुमन मतलब है जिसकी उम्र की औरतें तो रेशम, और शी से ना मैंने रेशम पहनना ना जेवर पहन। एक जो छल्ला था शादी का वो पहने रखा। हमारी शादियाँ हुई उनके बच्चों की। रशीदा आसन वुड बी ओनली इन सूती कपड़े बाद, और सारी उसकी सहेलियाँ जो कि उस ज़माने में उन्होंने अगले 20-30 साल सिल्क पहन के वो हंसती थी कि रशीदा दरवेश ही होगी। अब उसके अंदर इतनी भलाई थी, मैं क्या वो हमें क्या करती थी, किसी से लड़ के आना स्कूल में, वो गालियाँ दे रहे होना, गालियाँ तो हम क्या देते थे वो तो मैं आजकल तक नहीं देता अल्लाह के फजल से, पर गालियाँ वो मतलब बुरा भला उसके वो बड़ा बुरा। माँ ने बिठाना, और वो कोई मेरी स्कूल की पढ़ी हुई, और शी वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन ऑफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट वुमन ग्रेजुएट। और वालिद मेरे, हम यहाँ से गुजरात अक्सर जाया करते थे या भावल नगर वहाँ। अब गाड़ी पे मैं गुजरात जा रहे हैं तो उस वक्त मोटर कारों की एक सिंगल सीट हुआ करती थी, बेंच सीट। हाँ, वो ये एक बकेट सीट नहीं आई थी। हाँ। तो ड्राइवर बीच में बेंच सीट पे, मैं वो जो दरमियान सेंटर में गेयर, हाँ वो, और वालिद पीछे, दोनों बहनें और वालदा। बड़े भाई मेरे प्रोफेसर एजाज एहसन, वो मेरे से 11 साल बड़े थे, वो उस वक्त हॉस्टल में होते थे, तो हम ये हमारा ये फॉर्मेशन होती थी। अब वालिद साहब ने जो गाड़ी ने चल दी, उन्होंने उसके डैशबोर्ड में से या गालिब या इकबाल या मीर को ही निकाला, और वो शेर पढ़ते थे और मुझे सुनाते जाना और उसके मतलब भी बताते जाना। अब मैंने इकबाल को भी, गालिब को भी, इकबाल उनका वैसे मुर्शिद था, पर बाकी ये दाग और इन सब को क्लासिकी
शौरा को उनके घुटने पे बैठ गई, ये समझ लें। क्योंकि अगर और कोई बच्चा आ जाता था तो मैं घुटने पे होता था। ये उन्होंने बड़ा मुझे उससे एक जो मुझे वो सिखाई उन्होंने, ये मैंने कहा कहाँ मगर कहाँ वो सुखन शनासी जो सिखाई ना, वो वालिद ने सिखाई। जो एतजाज़ एहसन अदालत में मुखालिफ वकील को लाजवाब कर देता है, वो घर पे बेगम को भी लाजवाब कर सकता है? नहीं बेगम को नहीं किया। अच्छा। बेगम के आगे वकालत चलती नहीं चलती, वहाँ सर झुकाना ही पड़ता। अच्छा। आपकी सुखन शनासी भी, आपके दलाइल भी, आपकी वकालत भी, लेकिन जो आपके हिस्से मज़ा है वो बहुत लाजवाब, बहुत कमाल दर्जे की है। आप ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसी ऐसी इस्तियारे, ऐसी ऐसी मिसालें दे के आप जो दूसरों को नॉकआउट कर देते हैं, तो घर पे भी आप कोई जुगत लगा लेते, कोई वाक़या ऐसा सुना के लाजवाब कर लेते? नहीं, घर पे तो आपको बता दिया ना, यहाँ तो चलती नहीं। वहाँ पे लतीफ़ा भी नहीं सुना सकते? लतीफ़ा नहीं, वो तो मैं बात कर रहा हूँ किसी महफिल में तो वो काट देती है। शौक से क्या खाते हैं आप? शौक से माश की दाल। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? नहीं। जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? जब बुशरा ने हाँ की, हम अकेले थे और जब उसने हाँ की। आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है और सबसे बड़ी खामी क्या है? खूबी ये है, अगर मुझे ये नहीं महसूस होता कोई मुझे धोखा दे सकता, दोस्त या दुश्मन, जो बात ये कह रहा है मैं बिल्कुल वो बहु मान देता। बुशरा मुझे कभी कभी कह करती है कि तुम ये बात किससे मान गए उनकी। मैंने कहा उसने कहा तो झूठ क्यों बोलेगा, वो फिर वो सबूत दे देती है कि वो ये फलाने देखो दिन उसने ये किया था ना, वो किया था। सो खूबी यही है कि एतबार कर लेता। बुराई ये है कि बहुत सी कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ हैं। वो तो माँ ही कहती थी कि इन द बेस्ट ऑफ अस बड़ी फॉल्ट हो सकते हैं, सो मच बैड, बट खबर नहीं है, मेरे किसी दोस्त से पूछिए। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। लापरवाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सर बहुत बहुत शुक्रिया।